आज का हमारा टॉपिक रहेगा बल। यानी आज हम फिजिक्स का सेकंड टॉपिक करेंगे, बल और गति के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ा था, इकाई के जो मात्रक होते हैं, जो एसआई मात्रक होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो सेकंड क्या हो जाएगा, बल तथा गति। इसी बीच में हमने केमिस्ट्री का एक टॉपिक और किया था, जिसमें हम जो अम्ल क्षार धातु होती है इन सब के बारे में पढ़ा था। यानी कौन अम्ल होते हैं, कौन क्षार होते हैं, कौन लवण होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं बल और गति के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कभी कोई पूछ भी सकता है कि बल होता क्या है, संबंधित अर्थ क्या होता है ना। बल वह शक्ति होती है जिससे हम किसी भी चीज को अपनी तरफ, मतलब किसी धकेल भी सकते हैं, अपने से दूर भी कर सकते हैं, और उसे खींच कर अपने साइड भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। यानी बल का सिंपल मतलब यही होता है। यानी बल की वजह से किसी वस्तु में की गति में चेंज कर सकते हैं। समझ में आई? यानी किसी भी वस्तु के गति की दिशा को बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, या फिर उसकी गति की नई शुरुआत करने के लिए बल का यूज किया जाता है। बल एक भौतिक कारण की वजह से होता है। जैसे पूछ लेकर आपसे कि बल कौन सी राशि होती है, तो बल एक सदिश राशि होती है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और बल को हमेशा एन से प्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पे एन नाम आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर बल की बात हो रही है। अब बल काफी प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, घर्षण बल हो गया, स्प्रिंग बल, परमाणु बल। क्लियर हो गया। यानी बल काफी प्रकार के होते हैं। यानी बल से किसी वस्तु के आकार एवं अवस्था में बदलना ही वह बल कहलाता है। बल त्रिविम पिंड से घूर्णन करके विरूपण में भी हो सकता है, और बल दाब में भी बदलाव की वजह से हो सकता है। जब बल के कोणीय वेग में बदलाव होता है तो उसे बल का आघूर्ण कहा जाता है। मैं बात, बल एक बाहरी कारक होता है जिसमें किसी पिंड को विश्राम या फिर गति की अवस्था में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बल के कारण क्या क्या होते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगने वाला बल। समझ रहे हैं कि मतलब कि सूर्य पृथ्वी आपस में मतलब चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनके बीच में एक बल लगा हुआ है। पेड़ से फल का नीचे गिरना, इसमें भी एक बल का यूज हो रहा है कि वो ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। हम कुछ भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे ही क्यों आती है, इसमें भी बल का यूज हो रहा है। जैसे कि ना, रस्साकसी होती है तो दो टीम है ना, एक उस रस्सी को एक इधर खींच रही है, एक इधर खींचती है। तो अभी एक टीम की वजह से एक टीम इतनी तेजी से खींचती है कि वो सब अपनी तरफ आ जाते हैं। इसमें भी एक बल का यूज किया गया है। क्लियर हो गया। नहीं, बल के मतलब कि ना, धक्का मारना, खींचना, रबड़ की गेंद को पिचक जाना, रिंग खींचना, लुढ़कती हुई गेंद को रोकना, बस या कार को रोकना, इन सब में एक बल का यूज होता है ना। किसी भी गेंद को हम धकेल कर के उसकी गति को मतलब कि ना ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हाथ से रोक भी सकते हैं। जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद को हम हाथ के रोक से बल से उसको रोका जा सकता है। रबड़ की गेंद के ऊपर बल लगाकर उसको पिचका सकते हैं। जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाए तो मांसपेशियों में मतलब एक दर्द सा होता है ना, तो उसमें तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है स्प्रिंग की। उसमें भी एक बल का यूज होता है। भाप और होता है ना, भाप वाले इंजन होते हैं ना, जिस कारण मतलब कि भाप इंजन से वो आगे की ओर चलता है, तो उसमें भी एक इंजन का मतलब कि एक बल का प्रयोग होता है। पेट्रोल अपनी ऊर्जा देकर यांत्रिक बल प्रदान करता है, जिसकी वजह से बस और कार आदि चल पाते हैं। जैसे हम फ्रिज को मतलब फ्रिज को हम खोलने की कोशिश करते हैं, तो उसके है ना, हम वैसे ही नहीं खोल सकते। जब तक उसके हैंडल को हम खींचेंगे नहीं ना, तब तक वो नहीं खुलेगा। इन सब के अंदर बल का यूज होता है। जैसे मैंने बताया कि बल का है ना, गैर बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, इलेक्ट्रॉनिक बल, स्प्रिंग बल, विद्युत बल, पेशीय बल। यानी कौन कौन सा बल कहाँ पर लग रहा है, इन सब के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। बस आप ये जरा, बल एक सदिश राशि होती है, और वह किसी भी वस्तु को अवस्था में चेंजमेंट करने के लिए बल का यूज किया जाता है। चलाना है, करना है, क्या करना है, इसके लिए बल का यूज किया जाता है। अब आता है गति। गति क्या होता है, गति के बारे में आपको पता नहीं चाहिए। हम दो टॉपिक लेके चल रहे हैं, बल और गति। गति होती है जब कोई वस्तु को समय के साथ अपने स्थिति में बदलाव करती है, तो उसे गति कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु होती है जो समय के साथ अपनी स्थिति में चेंजमेंट कर लेती है, तो उसको गति कहा जाता है। गति को दूरी और समय के अनुपात में मापा जाता है। यानी गति जो होती है, तो दूरी और समय के मतलब के अनुपात रेशियो के अंदर उसको मापा जाता है, जिसमें तय की गई दूरी और गति एक अदिश राशि होती है। बल सदिश था और गति अदिश राशि होती है। गति के, नदी में चलती हुई नाव, ये भी गति का उदाहरण है। वायु में उड़ता हुआ वायुयान, मेज पे गिरती हुई किताबें, तल से बहता हुआ पानी, खिड़कियों का खड़कना,
दौड़ता हुआ बाल लगाना, दौड़ती हुई गाड़ी यानी पेड़ से गिरता हुआ फल, बल्ला से टकराने के बाद क्रिकेट बॉल का दूर जाना, भागता हुआ सांप, ये सब इसके उदाहरण सब गति के उदाहरण हैं। गति को मापने के क्या होता है, गति दूरी में समय का मतलब इनको की डिवाइड किया जाता है इसके अंदर। और जो गति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो क्या होता है एम मीटर प्रति सेकंड का ऐसा ही मात्रक होता है। जैसे कि न्यूटन के 3 नियम दिए थे, तो तीनों नियम किसमें आते हैं, वो सब इसी में आते हैं। न्यूटन ने पहले नियम के मुताबिक जब कोई वस्तु अपनी स्थिरता से एक समान वेग के साथ मतलब तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी वेग प्रेरित न किया जाए। एक नियम था कि वो जड़त्व का नियम, तो न्यूटन के फर्स्ट नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बात को भी आप याद रखना। यानी बल के काफी प्रभाव मतलब कि बल और गति के काफी प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे बल, डिटेल से पढ़ेंगे। इधर मैंने आपको बताया नॉलेज के लिए, बल और गति के बारे में आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बल होता क्या है, यानी किसी को पुश करना, पुल करना, मैग्नेट मतलब कि चुंबक का चिपक जाना, ग्रेविटी, फल से नीचे फल का गिरना, एक एक चीज मतलब कि लुढ़कती हुई यानी जो है घूमना फिरना, जो कुछ भी होता है सब हर चीज में एक मतलब बल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी वस्तु का वेग में परिणाम में बदलने के लिए अर्थात वस्तु की गति को धीमा और तेज करने के लिए या फिर गति की दिशा को बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई? किसी भी वस्तु के वेग का परिणाम बदलने के लिए अर्थात वस्तु की गति को धीमा और तेज करने के लिए या फिर गति की दिशा को बदलने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। बल का प्रयोग करके वस्तुओं का आकार व आकृति को हम बदल सकते हैं, यानी बल का यूज करके हम उसका आकार और आकृति को चेंज कर सकते हैं। अब आता है बल के प्रभाव। बल के प्रभाव कैसे होते हैं? बल किसी स्थिर वस्तु में गतिशील बनता है। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल को पैर से धक्का मारने पर वह गतिशील हो जाता है। समझ नहीं समझ में आया? बल किसी वस्तु में स्थिर मतलब गतिशील होता है, जैसे कि फुटबॉल को एक किक मारते वो दूर जाती है ना, तो वो गतिशील हो गया, वो भी एक बल का यूज होता है। बल से किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर सकते हैं, जबकि जब गाड़ी में ब्रेक लगता है ना, लगाने पर गाड़ी रुक जाती है, तो ये सभी एक मतलब कि बल का उदाहरण होता है। बल से किसी भी वस्तु को गतिशील दिशा में बदल सकते हैं, जैसे कि साइकिल का हैंडल बल लगाने से उसकी दिशा में चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? दिशा में चेंज कैसे होता है, यानी साइकिल का हैंडल को हम जिधर घुमाएंगे वो उधर घूम जाएगी। क्लियर? बल से किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात त्वरित किसी किसी वाहन का वेग बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगाने पर उसकी मतलब स्पीड को कम कर सकते हैं। बल से किसी वस्तु की आकृति आकार में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हथौड़ा मारने से किसी पत्थर के टुक टुक हो जाते हैं, यानी हमने बल लगाकर हथौड़ा मारा तभी तो उसके टुकड़े हुए। तो बल से हम किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में चेंज कर सकते हैं। अब आता है बल। बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो आएगा संतुलित बल और एक आ जाएगा मतलब कि सेकंड आगे आएगा। संतुलित बल क्या होता है फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं ना संतुलित बल क्या होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से संतुलित बल के बताया गया है। लेकिन जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर सभी बलों का योग शून्य हो जाता है। संतुलित बल ध्यान से सुनना, जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो हम जितना भी जोर लगाते हैं वो ना के बराबर रहते, शून्य रहता है उन सबका योग, तो बोला जाता है संतुलित बल। संतुलित बल के कारण किसी वस्तु की स्थिर रहती है, वो आगे पीछे नहीं हो पाती है, इसे गति और दिशा में क्यों नहीं रहती है। क्योंकि ये ना देखो, जब हम किसी मेज को के दोनों तरफ से बराबर लगाते हैं तो वो अपनी ही जगह पे रहती है, क्योंकि हम दोनों तरफ से धक्का दे रहे हैं तो अपनी जगह पे रहेगी, वो हिले डुलेगी नहीं, यानी हमारे बल का पूरा योग शून्य हो गया यहाँ पर। बैग को ऊपर उठाने पर जब हम बल बल लगाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बैग नीचे की ओर जाता है, हमारे हाथों द्वारा ऊपर मतलब ऊपर की ओर नहीं आ पाता, वो भी एक संतुलित बल का उदाहरण होता है। और साथ ही रस्साकसी के खेल में दोनों तरफ से बराबर मतलब बल लगाया जाता है, लेकिन वो एक तरफ ही जाती है, ये सभी किसका होता है, ये भी संतुलित बल का ही उदाहरण होता है। क्लियर हो गया? समझे ना, ये संतुलित का बस वह संतुलित बल वह होता है जब एक दूसरे के बल का बल निष्प्रभावी हो जाते हैं, नहीं जितना भी हमने बल लगाया उनका योग शून्य हो जाए या निष्प्रभावी हो जाना, वो संतुलित बल कहलाता है। उनका परिणामी नेट बल शून्य होता है, जैसे कि रस्साकसी के खेल में जब दोनों टीमें रस्सी से बराबर बल से खींचती हैं तब परिणामी बल शून्य होगा और दोनों टीमें अपने स्थिर पर बनी रहती हैं।
इस दशा में दोनों टीम के बीच में कौन सा बल लगाया जाता है? संतुलित बल लगाया जाता है। अब आता है संतुलित बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। संतुलित बल से किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं लगता है, क्योंकि ये बल समान परिणाम वाला होता है परंतु विपरीत दिशाओं में होता है। संतुलित बल से किसी वस्तु की आकृति व आकार में चेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे ये समझ सकते हैं कि ना, अब देख रहे हैं ये वाला, ये पूरा चौकुट है, इससे हम लगा रहे हैं तो हमारे मतलब कि जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे जितना भी बल लगा रहे हैं उनका वेग शून्य हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर ही थोड़ी आकृति और आकार में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाए, कि बल का मतलब ही यही होता है आकृति और आकार में चेंजमेंट करना। तो देखो, जब ये गोल अवस्था में आ जाती है तो इसका हम जरा सा भी यो बल लगाने से ये आगे जा सकती है, इसको बोला जाता है बल। समझ में आ गया? अब आता है असंतुलित बल। अगर संतुलित बल की कुछ विशेषताएं होती है। संतुलित बल वे होते हैं जो परिणाम में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। संतुलित बलों में जो बलों का योग शून्य होता है और ये विपरीत दिशाओं में केवल काम करने के लिए संतुलित होती हैं। अब आएगा असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगाए का परिणाम बल शून्य न हो, यानी ऐसा बल हो कि हम बल लगा रहे तो शून्य नहीं होगा, वहां पर तो शून्य था लेकिन यहाँ पे शून्य नहीं होगा। असंतुलित बल के कारण से वस्तुओं की गति से, जैसे रसाकसी खेल में असंतुलित बल, मतलब कि जो रसाकसी का खेल होता है उसमें एक टीम मतलब पूरा जोर लगा देती है तो और अपनी तरफ खींच लेती है ना, वो किसका उदाहरण का असंतुलित बल का होगा। लेकिन जब उनका बल बरोबर होता है ना, योग स्थिर रहता है, वो खड़े रहते हैं डटकर, तो वो आ जाता है संतुलित में। लेकिन जब जब वो अपनी तरफ एक तरफ खींच लेते हैं तब वो हो जाता है असंतुलित बल के अंदर। क्लियर हो गया? जैसे कि ना, असंतुलित बल के काफी कारण, जैसे स्थिर वस्तु का चलना, गतिमान वस्तुओं में गति होना, गति धीमी होना, रुक जाना, दिशा में चेंजमेंट होना। क्लियर? असंतुलित बल में जितना भी हम बल लगाएंगे वो शून्य नहीं, उसका मतलब काम होगा, शून्य नहीं होगा वो। असंतुलित बल के कारण वस्तुओं में त्वरण होता है। असंतुलित बल के कारण वस्तु में गति नष्ट हो जाती है। जब एक गेंद को इस फर्श के ऊपर लुढ़कती है तो हम उसकी दिशा में मतलब कि थोड़ा सा बल लगा के उसकी उसकी दिशा में चेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो किसमें हो जाएगी? वो भी असंतुलित बल के अंदर ही आएगी। क्लियर हो गया? यानी परिणाम स्वरूप गेंद की कुछ समय बाद वो रुक जाएगी लेकिन उसकी उसकी दिशा में चेंजमेंट तो हुआ ना, वही हमें पढ़ा रहा है। और संतुलित बल में क्या होता था? जब किसी वस्तु को विपरीत दिशाओं में लगने से उसकी बलों में परिणाम बल शून्य होता था, तो वो क्या होता था? संतुलित बल होता था। लेकिन इसमें शून्य नहीं होता, जरा सा बल का भी इसमें काम किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब पढ़ते हैं डिटेल से। जब किसी वस्तु पर अनेक प्रकार के बल लगा जाते हैं तो वो शून्य नहीं होता, तो वो असंतुलित बल होता है। इसके प्रभाव कैसे होते हैं? जब किसी वस्तु स्थिर एवं गतिशील हो जाती है, गतिशील वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गतिशील वस्तु का वेग को कम हो सकता है, गतिशील वस्तु में वो स्थिर बनी रहती है और किसी भी वस्तु में आकृति व आकार में चेंजमेंट हो सकता है। जैसे बताया ना कि रस्साकसी खेल होता है, इधर एक टीम रहेगी, एक इधर एक टीम रहेगी, तो दोनों मतलब यहाँ पर एक मतलब रुमाल सा बंधा रहता है, एक इधर खींचेगी और एक इधर खींचेगी। जब ये वाली टीम इधर आ जाएगी ना तो वो हो जाएगा असंतुलित बल, क्योंकि इसमें शून्य नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये दोनों टीम आपस में खड़ी रहती है ना, तो वो रहता है संतुलित बल, क्योंकि वो डट कर खड़ी हुई है, में दोनों का वेग शून्य हो रहा है, किसी का भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे गति के नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गति के नियम। गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन द्वारा दिए गए थे। गैलियो ने अपने प्रयोग के परीक्षण में यह निष्कर्ष निकाला कि गतिशील वस्तु में कोई स्थिर नहीं और नियत वेग नहीं करता है। जब कोई बाह्य असंतुलित बल के किस्म कार्य नहीं होता कि कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा था। यानी गैलियो ने अपने प्रयोग के में यह निष्कर्ष निकाला था कि गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी हम बता रहे हैं ना, जब तक हम उस पर कोई बल ही नहीं लगाएंगे तो वो अपनी वैसी जैसी है वैसे की वैसी रहेगी, बल लगाने के बाद तो कार्य करेगी। उसके बारे में गैलियो ने बताया था। अब आता है न्यूटन की गति के नियम। आप सभी जानते हैं कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। क्लियर हो गया? यानी पहला नियम दिया था, एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उसके ऊपर बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? दूसरा नियम दिया था, बल द्रव्यमान के त्वरण गति के बराबर होता है और गति में परिवर्तन यानी गति के में परिवर्तन होगा तो लागू बल भी समानुपाती हो जाएगा। और तीसरा नियम ये था कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होनी बहुत जरूरी होती है।
ये गति ने 3 नियम दिए थे, इनके बारे में हम खूब डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूटन ने अपने बल व गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित करते हुए उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किए थे, जो किसी वस्तु में गति के में वर्णित करेगा, जिन नियम को न्यूटन की गति के नियम से ना दुनिया में जाने जाने लगा। क्लियर होगा? यानी बताया था ना, देखो अब ये फर्स्ट लॉ में क्या था, जब कोई मतलब कि स्थिर पिंड यानी कोई भी स्थिर रहेगी, वो जब तक स्थिर रहेगा जब तक उसके ऊपर भारी बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? सेकंड नियम में क्या बताया था, लॉ ऑफ मोशन क्या था कि बल द्रव्यमान त्वरण के बराबर होगा, जो गति में परिवर्तन यानी गति की जो परिवर्तन उसका जो बल होगा ना समानुपाती ना हो जाए। और थर्ड नियम इसमें क्या बताया गया था, लॉ ऑफ मोशन थर्ड नियम था कि प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होनी बहुत जरूरी होती है। ये बल के मतलब के 3 नियम न्यूटन द्वारा दिए गए थे गति में। अब आएगा न्यूटन का फर्स्ट नियम। प्रथम नियम क्या कहा गया था, इसके बारे में मैंने बताया था और बताती हूँ। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के मुताबिक कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी, यानी एक ही समान गति में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई भारी, जैसे आपको दिख रहा है ना ये वाला, एकदम बिल्कुल वैसे चलती वैसी आराम से, मतलब वैसी की वैसी रहेगी जब तक उसके ऊपर, जैसे ये आया है यहाँ पर स्क्वायर के ऊपर, उसे टकराने के बाद तो ये आके गिरी है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो ये बिल्कुल वैसी ही एक समान अवस्था में गति करती रहती है। कि अगर इसके ऊपर भारी बल नहीं लगता तभी तो गति कर पाती, लेकिन भारी बल लग गया इसकी वजह से गिर गई। तो ये सब ये इसका फर्स्ट नियम था कि कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में एक समान गति में रहेगी जब तक उसके ऊपर भारी बल नहीं लगाया गए। इसे जड़त्व का नियम भी कहा गया है। और इसके बारे में और डिटेल से बताऊं तो अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, अगर कोई वस्तु गति अवस्था में रहे तो वो गति अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई विरोधी बल न हो या फिर किसी वस्तु में गति बनाए रखने की जरूरत नहीं होती है। जड़त्व किसी वस्तु में स्थिर रहने या गति के लिए प्रवृत्ति करता है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से जुड़ा हुआ रहता है। अब आता है जड़त्व का एक निकाय क्षमता होती है जो कि आधार पर प्रतिरोध का विरोध करती रहती है। क्लियर हुआ? उसके बारे में और डिटेल से बनाऊं, देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें ना क्या एक चीज और बताई गई थी आपको, मैं इसे बता दूं, गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में सरल रेखांक में एक समान गति एक ही अवस्था में बनी रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। इसको ही जड़त्व का नियम कहा गया था। सभी वस्तुएं अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं और गुणात्मक रूप से किसी वस्तु में विराम अवस्था में रहने में समान वेग और गतिशील रहने पे प्रवृत्ति में जड़त्व कहते हैं। यही कारण होता है कि गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया है। आएगा द्रव्यमान। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु में से जड़त्व में का मापा जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है तो उसमें जड़त्व का नियम भी मतलब कि जड़त्व भी अधिक होगा, अर्थात हल्की वस्तु भी अपेक्षाकृत भारी वस्तु में अधिक महत्व फिर अधिक जड़त्व प्रदान करेगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे तब तक वह अपनी विराम अवस्था में फिर एक समान रेखिक अवस्था में रहती है जब तक उसके ऊपर बाह्य असंतुलित बल का प्रयोग नहीं किया जाए तो क्या होती है, उसको जड़त्व का नियम ही कहलाती है। एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अगर अधिक होता है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यही कारण होती है कि भारी बक्से को खींचना व हिलाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसकी आकृति में चेंज कर देंगे हम तो उसको लुढ़काना आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो बॉक्स की शेप में रहे तो उसको मतलब कि धक्का खींचना, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक हो गया तो जड़त्व भी अधिक हो गया, तो उसे खींचना लुढ़कना भी बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। लेकिन उसकी आकृति में चेंज होते ही वो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है गति का सेकंड नियम, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया फ्रेंड्स, सेकंड नियम के अंदर न्यूटन के दूसरे नियम में क्या कहा गया था, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आई बात? इस बल को त्वरण या फिर त्वरण का नियम के नाम से भी जाना जाता है। इस नियम को मतलब कि किस रूप में लिखा जाता है, देखो ऐसे लिखती हूँ आपको, देखो एफ इस अब इसमें एफ क्या होगा, इसमें एफ तो आ जाएगा बल के लिए,
एम आएगा वस्तु का द्रव्यमान के लिए और ए आ जाएगा उत्पन्न त्वरण के लिए, यानी ये इसका नियम लिखा जाता है। तो देखो आपके, देखो इसमें भी लिखा गया था, देखो देखो ये लिख रखा, यानी एफ तो आ जाएगा बल के लिए, एम आ जाएगा वस्तु का द्रव्यमान के लिए और ए आ जाएगा उत्पन्न त्वरण के लिए। तो मतलब कि सेकंड लॉ के अंदर इसकी बात की गई है, यानी ये इसका फॉर्मूला होता है। कभी पूछ भी लेते तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। यानी किसी वस्तु पर लगने वाला ज्यादा बल होगा तो उसका त्वरण भी ज्यादा इसी कारण बनता है। ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु को त्वरित होने के बाद उसको ज्यादा बल की जरूरत होती है, और जब किसी कण में लगने वाला बल का योग शून्य होता है तो वह संतुलित बल के अंदर आ जाता है। ठीक है, ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु त्वरित होती है जिसमें ज्यादा बल की जरूरत होती है, और दो कणों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल होता है जो कि बल परिणाम में बराबर दिशा में होता रहेगा। और प्रकृति में बल हमेशा युग्मों में रहते हैं, एकल पृथक बल संभव नहीं हो जाता, यानी जो जितना भी बल होता है वो युगल के अंदर होता है, एकल बल अब तक संभव नहीं हुआ है, ये न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बताया गया था। अब हम पढ़ेंगे डिटेल से। असंवेग, किसी वस्तु में समानित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। गणितीय रूप में इसकी वस्तु संवेग द्रव्यमान वेग की गुणनफल होता है। संवेग का प्रतीक क्या होता है? पी। क्लियर होगा? संवेग का प्रतीक पी हो गया, द्रव्यमान का प्रतीक एम हो गया, वेग का मतलब वी हो गया। यानी एम मतलब वस्तु का द्रव्यमान और वी मतलब वस्तु का वेग। उदाहरण के लिए किसी भी पत्थर या फिर कंकड़ के किसी भी अन्य वस्तु से फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है, क्योंकि वस्तु का संवेग ज्यादा हो जाता है। यानी दिखने के लिए वो छोटा रहेगा, लेकिन हम जितने बल से उसे मारेंगे व्यक्ति उतना ही घायल होता है। क्यों? क्योंकि उसका संवेग बहुत ज्यादा हो जाएगा, और संवेग ज्यादा हो गया तो मतलब उसका त्वरण भी ज्यादा होगा, तो उसको बहुत तेज वो घायल हो जाता है। क्लियर हो गया? यानी किसी वस्तु का संवेग अगर वस्तु की विराम अवस्था में होती है तो मान लेते हैं, लेकिन कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो द्रव्यमान क्या होगा? एम हो जाएगा द्रव्यमान, वी हो जाएगा, और उसका जो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा शून्य। संवेग हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, वेग हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, शून्य इसका योग आएगा। इससे पता चलता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है जिसका संवेग शून्य ही होता है। जो विराम अवस्था में तो शून्य होगा, लेकिन अगर वो गतिशील अवस्था में होती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। समय का एक बात की जाए तो समय का सही मात्रा क्या होता है? केजी मीटर सेकंड इसका मात्रा होता है। एसआई का द्रव्यमान क्या होता है? केजी। एसआई का वेग कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। और मतलब कि संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग बराबर किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर प्रति सेकंड इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्लियर होगा? यानी ये इसका क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान मतलब इसका जो वेग होता है ना, ऐसा ही मात्रा जो इम्पोर्टेंट मतलब कंडीशन होती है वो ये है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको मैं ये नोट्स करवा रही हूँ, ऐसे आपको इंडियन हिस्ट्री साइंस नोट्स जो मैं आपको करवा रही हूँ, स्टैटिक जीके हो गया, इंडियन पॉलिटिकल हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडिया ज्योग्राफी हो गया, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब इम्पोर्टेंट कंटेंट क्यों है अगर आप पूछे तो फ्रेंड्स वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके इसमें ना एग्जाम से जुड़ा जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है वो सब लिखा गया है। यानी अगर आपने इन ई बुक को पढ़ लिया तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ई बुक आपको कहाँ मिलेगी? इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इनका लिंक मिलेगा, वहां से आपको इनको डाउनलोड करनी होगी। अब आप कहोगे हमें बिना देखे डाउनलोड कैसे करें? तो यहाँ पर हमारे नंबर दे रखे हैं, आप इनके ऊपर कॉल कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है, डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप इनकी डेमो क्लास चाहते हैं तो वो भी आपको दी जाएगी। यानी हर तरीके से आपका बेनिफिट किया गया है ना। आप इससे ना कि किसी भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप 2 ई बुक खरीदेंगे तो आपको मतलब कुछ डिस्काउंट मिलेगा, यानी किसी तरह का कुछ भी डाउट होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। और एक बात स्पेशली बताना चाहूंगी मैं आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस, यानी इंडिया में जितने एग्जाम होते हैं उन सबके लिए बेस्ट कंटेंट है ये। यानी आपको और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपने ये पढ़ लिया समझ सकते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक। अब आता है, एक आएगा क्वेश्चन, यानी जो मतलब कि बल या गति में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक कार है, इसका द्रव्यमान आता है 1000 केजी, इसका द्रव्यमान आता है, और इसका वेग क्या आएगा?
0.5 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग से चल रही है, तो इसका संवेग कितना होगा, यानी जो ये p होता है ना, ये कितना होगा। अब इसमें द्रव्यमान भी दे दिया, वेग भी दे दिया, और हमें निकालना क्या है, इसका संवेग निकालना है, यानी p का मान इसमें निकालना। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कार का वेग कितना दिया गया है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। कार का द्रव्यमान कितना दिया गया है, m दिया गया है 1000 kg, और संवेग हमें ज्ञात करना है, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें यहाँ पर भी क्या करना है, 1000 मल्टीप्लाई 0.5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 500 केजी मीटर मीटर प्रति सेकंड। अब कार का संवेग कितना होगा, 500 केजी मीटर प्रति सेकंड इसका संवेग हो जाएगा। इतने हार्ड क्वेश्चन इसके अंदर बिल्कुल है ना, नॉर्मल वे के क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड इसमें नहीं आते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा समझने की जरूरत होती है इसमें पूछा क्या जा रहा है। अब गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु को संवेग में परिवर्तन की दर से उस पर लगने वाला जो बल होता है वो असंतुलित दिशा में बल के समानुपाती होता है। गति का द्वितीय नियम की जो गणितीय गणना होती है उसका मान लेते हैं, और किसी वस्तु का द्रव्यमान m के जी माना जा गया है, तो प्रारंभिक वेग क्या बट गया है, ums, अंतिम वेग vms। प्रारंभिक वेग क्या होगा, जो प्रारंभिक संवेग होता है वो pmu हो जाएगा, अंतिम से p2 क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा mu, सेकंड में mv। अब संवेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम वेग को माइनस किया जाएगा प्रारंभिक वेग से, जो इसका जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जो इसका जो आंसर आएगा वो इसमें आ जाएगा, यानी हर चीज का फॉर्मूले होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना फॉर्मूले के सोल्व हो ही नहीं सकते, यानी किस प्रकार से इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, तो इनके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अंतिम वेग निकालना होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एम, मतलब कि इनको इनसे माइनस करना होगा, लेकिन प्रारंभिक वेग करना होगा तो आपको इनको माइनस करें, यानी एम के अंदर से एम यू को माइनस करना बहुत जरूरी इसमें हो जाएगा। है ना, समय में परिवर्तन की दर क्या होती है, जैसे ये फॉर्मूला हो गया एम वी माइनस टी, ये तो टाइम हो गया, ये वेग हो गया, ये क्या होगा, ये आ जाएगा प्रारंभिक वेग। अब लगाया अगर बल के निकाला जाए तो यहाँ पे फोर्स का मतलब कि बल का सिम्बल आ गया, द्रव्यमान का आ गया, वेग का आ गया, और ये प्रारंभिक जगह टाइम का आ गया। ये आपको फॉर्मूले से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वैसे सोल्व इनको नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ए दिया गया था वो त्वरण का मतलब कि दिया गया था, और के दिया गया था अनुपात स्थिरांक के लिए, यानी हर चीज का एक मतलब कि वो दिया गया है कि आपको किस चीज को दर्शाया जाएगा, क्योंकि आप समझो भी तभी को ना कि मतलब कि किसकी बात इसमें कर रही है। देखिए कि जैसे कि ना, आप इसमें से देखिए, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है, उस वस्तु का प्रारंभिक u मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, तीसरी हो जाएगा जब तक उस वस्तु पर निश्चित बल यानी फोर्स लगाने पर उसका जो वेग यानी v मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है, और इस स्थिति के अंदर उस वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी जो p1 होता है वो mu, और अंतिम वेग हो जाएगा p2 mv हो जाएगा। क्लियर होगा, यानी गणितीय द्वितीय नियम के मुताबिक बल और द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी F इक्वल टू m प्लस ma हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी ये इसमें सिंपल सा फॉर्मूला इसमें बताया गया था कि किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये इसमें ये बताया गया है कि किसी भी वस्तु पर जो लगने वाला जो बल होता है वो अधिक बल होगा, तो उसमें त्वरण भी अधिक पैदा होगा। क्लियर होगा, यदि द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरित करने वाले जो होते हैं ना उसकी बल पे उसका उसका वो भी ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो त्वरण भी पैदा इसमें नहीं होगा, और त्वरण शून्य होने पर तो वस्तु विराम अवस्था में रहती है, यानी एक समान अवस्था में रहती है, तो उसकी गति में कोई चेंज भी नहीं होता है। इस तरीके से इसको जान सकते हैं। क्लियर होगा, यानी ये इसका फॉर्मूला कि क्या मतलब कि है ना, अब यानी देखो यहाँ पर मतलब कि जब हम मात्रक में इस प्रकार करते हैं तो के का मतलब कि जो अनुपात स्थिरांक हो जाता है, और के को फर्स्ट में रखने पर एम प्लस ये जो फॉर्मूला है जो पीछे आया था, ये देखो ये वाला एफ, यानी एफ किसका आ जाएगा, फोर्स का आ जाएगा, एम आ जाएगा द्रव्यमान का, और ए आ जाएगा त्वरण का। इसी फॉर्मूले के बारे में इसमें बताया गया है। इसको न्यूटन में मतलब कि इसी नियम को मतलब जो इसमें जो बल निर्धारित किया गया है, इसका जो बल का मान की जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको न्यूटन भी कहा जाता है, इसको एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और गणितीय मतलब कि
गति का जो द्वितीय दूसरा नियम होता है उसका प्रयोग करके प्रथम नियम को प्राप्त किया जा सकता है। यानी फर्स्ट सेकंड नियम से हम फर्स्ट नियम को भी इसमें लागू कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, बल मतलब टाइम, एम भी मतलब ये हो जाएगा, ये इसमें वेग हो जाएगा, ये इसमें प्रारंभिक वेग हो जाएगा, यानी ये अंतिम वेग हो जाएगा, ये प्रारंभिक वेग, इसमें उसका माइनस किया जाएगा। अर्थात जब फोर्स का बल 0 हो जाए, जब विराम अवस्था में जो बल शून्य होगा, तो किसी भी समय टी होगा, वे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यानी वस्तु को समान वेग में यू से चलती रहेगी। यदि वेग इसका शून्य होगा तो इसका वेग भी शून्य होगा, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग शून्य होगा तो इसका वेग भी शून्य होगा। इसका मतलब ये है कि वो वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी, यानी गतिशील अवस्था में वो नहीं रहेगी। फिर होगा, अब हम पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम। गति का तृतीय नियम क्या कहा गया है? गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि हर क्रिया के लिए एक मतलब बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी हम कुछ भी क्रिया करते हैं, किसी को जोर लगाते हैं, विपरीत काम जो हम करते हैं, तो अपोजिट साइड से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। यानी क्रिया से प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहा गया है। तीसरे नियम को क्रिया से प्रतिक्रिया का नियम भी कहा गया है। सेकंड को त्वरण का नियम कहा गया था, और फर्स्ट को जड़त्व का नियम कहा गया था। इस बात को आप याद रखना। जैसे कि यह गति का नियम को पहले और दूसरे मतलब ये ऐसा नियम होता है जो फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि टेनिस बॉल को मारने पर रैकेट गेंद के मतलब बैल से लगती है, तो गेंद मतलब कि रैकेट से बराबर विपरीत में लगती है। यानी कोई बैल बॉल आ रही है, तो हमने उसको किक मार टेनिस बॉल को मारा, तो वापस चली गई ना, यानी क्रिया की मतलब की प्रतिक्रिया हो गई। जैसे कि दौड़ते समय जब पैर जब जमीन से टकराते हैं, तो क्या होता है कि जमीन पे मतलब कि हम पैर को जमीन के ऊपर रखते हैं, जब विपरीत बल से टकराती है वो, तो हमने मतलब दौड़ती अवस्था में रहे हैं, तो क्या बोलते हैं अब हमारी स्पीड उतनी बढ़ती है। ये भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया हो गई। और मेज पे रखी किताब मतलब कि बल लगते हैं, तो मेज भी क्या होता है, किताब बराबर की विपरीत बल में लगता है। यानी कोई भी बल हम लगाते हैं, हम किताब को ऊपर से पटकेंगे, तो मतलब कि वो क्या करती है, अगर पड़ेगी फिर थोड़ा सा उछलेगी फिर नीचे पड़ेगी। यानी हर क्रिया के प्रति मतलब कि विपरीत क्रिया मतलब कि प्रतिक्रिया इसमें होती होती है। जो तैराक होते हैं पानी के खिलाफ धक्का मारते हैं, तो पानी भी मतलब उसको धक्का मारने का काम करता है ना। जब पानी हो, मेज हो, जमीन हो, टेनिस बॉल हो, हर तरह से कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि रॉकेट इंजन के पीछे स्थान पर एक बड़ा बल लगाया जाता है, जो कि हवा को पीछे की ओर धकेलता है और रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। इसमें भी मतलब प्रतिक्रिया हो रही है ना। ये हर चीज की प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया इसमें होती होती, सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ। जैसे कि बताया गया है, गति के तीसरे नियम के अनुसार जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। यानी हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, और परिणाम में सदैव समान दिशा में ही विपरीत होता है। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में ही होता है, एकल रूप में बल कभी नहीं लगता है। उसके मतलब कि सड़क पर चलना, जमीन पर व्यक्ति का चलना, चलना, नाव उतरने से नाव को पीछे की ओर जाती है। बंदूक का मतलब जब गोली मारते हैं तो कंधे मतलब एकदम पीछे हटके फिर आगे आते हैं ना, तो उसके बारे में बताना। अब आता है संवेग संरक्षण का नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संवेग संरक्षण नियम, इसके बारे में आपको खूब डिटेल से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, संवेग संरक्षण के नियम में जब दो या दो से अधिक वस्तुओं में एक दूसरे से टकराती हैं, तो उनका जो कुल संवेग होता है जैसा रहता है ना, वैसा का वैसा ही रहता है। इसे ही संरक्षण का नियम कहा जाए। फिर होगा, जब तक उन वस्तुओं के ऊपर कोई बाहरी बल न हो तब तक वह उसी अवस्था में रहती है। संवेग न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। जो संवेग होता है, जो पी होता है ना, तो ना हम बना सकते हैं, न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। समय जो संवेग होता है केवल एक रूप में ही पैदा किया जा जाएगा। दो वस्तुओं में संवेग जो टकराने से पहले जो दो वस्तुओं के बीच में जो संवेग हो पहले टकराएगा, टकराने के बाद वो मतलब कि अलग ही दिशा में हो जाएगा। इसको मतलब कि संवेग संरक्षण के नियम के तहत लिखा गया है, दो वस्तु जो होती है ना, उनका जो योग टकराएगा तो पहले से रहेगा दूसरे के पास जाएगा। तो मतलब किस तरीके से बताया गया था, जब तक उन पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाए, उसका जो वेग होता है वो शून्य ही होता है, और असंतुलित बल लगने के बाद ही वो उसमें मतलब कि एक तरह वो क्रिया कर पाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा संवेग के लिए, ये हो जाएगा द्रव्यमान के लिए, और ये हो जाएगा
वेग के लिए इसका फॉर्मूला, ताकि ये इसका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हो? अब पढ़ेंगे डिटेल से। यदि किसी वस्तु समूह के वस्तुओं पर एक दूसरे पर बल लगा रही है, अर्थात पारस्पर क्रिया कर रही है, तो पारस्पर क्रिया से पहले उसके बाद कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, तो उसी अवस्था में कोई संवेग संवेग संरक्षण नियम कहा जाता है। माना कि ए और बी दो गोले हैं, क्या यानी ए और बी दो, यानी कि ए गोला है और ये बी गोला है, जिनका द्रव्यमान क्रम से m1 और m2 है, यानी इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया, और इसका प्रारंभिक वेग uv और u2 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक वेग भी बताया गया था और मतलब कि द्रव्यमान बता दिया गया। एक छोटे से अंतराल के बाद, यानी टी टाइम के बाद एक दूसरे से वो टकरा गई, तो इनका वेग क्रम से v1 और v2 हो जाएगा। यानी आप इसमें यही समझ सकते हैं कि जैसे कि ना कि दो वस्तुएं होती है, किस प्रकार से, मतलब इनका जो ना टकरा कर अंदर ना दो वस्तुओं के बीच में जो संवेग होता है, जो योग होता है, पहले वो टकराएगा, टकराने के बाद वो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? ये जैसे कि ना ये फर्स्ट सेकंड थी, इनमें टकराया इन दोनों का, तो इनका अभी बराबर हो गई ना, तो टकराने के पश्चात इनका जो वेग होता है, जो योग होता है, वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इस पे जब तक कोई असंतुलित बल नहीं होगा तब तक ये बराबर ही रहेगा, और जब कोई असंतुलित बल इस पे काम करेगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। अब आता है एक वेग का संयुक्त टकराने के बाद पहले और बाद क्रम से एम ए एम यू ए हो जाएगा, जो कि और एम बी यू बी होंगे, जो संवेग में परिवर्तन के दर को एफ ए बी इस क्रिया के टकराने के बाद हो रहेगी। यानी इसमें आप यही समझ सकते हैं, कोई वस्तु जो है ना टकराने के बाद उनका जो योग होगा वो बराबर हो जाए, इसका लास्ट मतलब कि जो निकलेगा ना आंसर, वो इसी में ही निकलेगा कि इनका जो टकराने के बाद इनकी जो कहते हैं कि वो एक दूसरे के प्रति विपरीत, कभी कभी विपरीत भी हो जाता है, लेकिन वो बराबर रहती है, कि कोई भी अवस्था में रही, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उसी तरह ही संवेग परिवर्तन दर की मतलब जो है एफ बी की जो प्रतिक्रिया को टकराने के बाद तीसरे नियम के अनुसार, यानी फर्स्ट में तो मतलब कि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही थी, अब सेकंड में दोनों का जो ही योग होता है ना, क्या तो बराबर हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, जिस बताया गया है ना इसके अंदर, माइनस प्लस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अंत में अगर हो ना देखो अगेन दोनों बराबर, तो सिर्फ मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो इनका जो अंतिम वेग आएगा वो इनकी दिशा विपरीत हो सकती है, वो चलेगा, लेकिन इनका जो मतलब लास्ट आंसर आएगा वो इनका योग टकराने के बाद बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि जब दो गेंदे बाह्य बल से कार्य नहीं करता, तो दोनों गेंद का जो गेंद होती है उनका संवेग नहीं बदलता है, कोई संवेग संरक्षित रहता है, इसको क्या बोला जाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है, क्योंकि इनका संवेग को संरक्षण किया जाएगा, इनकी दिशा अलग हो जाएगी लेकिन इनका जो योग होगा वो बराबर ही होगा, ये जो है संवेग होता है वो संरक्षित इसमें हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन आएगा जो मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको देना है। देखिए फ्रेंड्स, देखो इसमें क्या बताया गया है, अगर एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 2 केजी द्रव्यमान के राइफल से, अब देखिए समझ, 20 ग्राम की जो द्रव्यमान की जो गोली है 2 केजी के राइफल से उसको 150 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है, तो राइफल की प्रारंभिक परिचित वेग की गणना कीजिए। फिजिक्स में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप वनडे एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ ऑन लेवल नॉन होते हैं ना, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आएंगे कि इसका द्रव्यमान क्या होता है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो डीपी क्वेश्चन नहीं आएंगे ना। अब देखो गोली का द्रव्यमान कितना दिया गया है, एम कितना दिया गया है, 20 ग्राम, इसको मतलब हम करेंगे तो किसमें आ जाएंगे, 0.02 केजी के अंदर आ जाएगी, केजी के हम, क्योंकि हमें केजी में काउंट करना है। अब राइफल का द्रव्यमान कितना था, 2 केजी, यानी M1 तो ये आ गया, M2 ये आ गया। अब प्रारंभ में गोली की राइफल के अंदर और विराम अवस्था में थी, ये फर्स्ट में तो विराम अवस्था में बहुत छोड़ी गई है, पहले फिर विराम अवस्था में थी, कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, यानी जो M1 और M2 है इसको जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.012 केजी, यानी इन दोनों को जोड़ के इनका जो आएगा कितना आया, ये है। अब प्रारंभिक वेग था 0, क्योंकि प्रारंभिक वेग हमें निकालना ही है, इसलिए इसका प्रारंभिक इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.2 0.2 केजी मल्टीप्लाई 0, ये इसकी आ गई पहली, इसको हमें समीकरण को याद रखिए कि ये फर्स्ट आई है।
अब राइफल का वेग क्या था, v2, जो हमें ज्ञात करना है, गोली का अंतिम वेग जो हमें ज्ञात करना है, और विस्फोट के बाद का संवेग होता है वो भी हमें याद करना होगा, यानी m1v1 प्लस m2 प्लस v2, इनका हमें योग निकालना होगा। अब पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, देखो इधर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर आपस में जुड़ जाएंगे। पहले m1 क्या था, निकल था ना हमारा, ये फर्स्ट ये था, और m2 हमारा क्या था, ये था, फिर हो गया, यानी v1 हमें अब अभी हमारे पास नहीं है, v1 को हम छोड़ रहे हैं। v1 है तो सही 150, ये क्या है, ये हमारा वेग ही तो है, v1 तो हमारे पास है, तो इसको क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके आप जो कि अब सेकंड सेकंड आ गई। अब समय संरचना का नियम के मुताबिक दोनों संवेग का मतलब जो योग होता है उसे हमें बराबर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आंसर में क्या निकल रहा है, तो कौन सा पूछा जा रहा है कि संवेग संरचना का नियम बताना है हमें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इसमें रखा जाएगा। अब m1v u1 प्लस m2 है u2, मतलब इनका जो हमें ये इस फॉर्मूले को सोल्व देखकर ही हमें आगे की समीकरण को हल करना होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, संवेग संरक्षण का नियम, तो इसके मुताबिक हमें इसको निकालना होगा, यानी कौन सी m1 की कंडीशन है, कौन सी u1 की है, कौन सी m2 की, mu की है, मतलब इनको बराबर किया फिर इस तरीके से इनको निकाला जाएगा, इनकी जो कंडीशन होगी वो इसके बराबर ही आएगी। इस तरह से इनको सोल्व करने के बाद लास्ट कंडीशन क्या आएगी, माइनस में आ जाएगी, -1.5 मीटर प्रति सेकेंड है, और ऋणात्मक चिन्ह की वजह से करेगा, राइफल की गोली की विपरीत दिशा में गति करेगी, राइफल की प्रति क्रिया कितनी हो जाएगी, 0 मतलब 1.05, क्योंकि वो पीछे की ओर जाएगी, क्योंकि यार देखो इसमें माइनस में आया, अगर प्लस में आती वो आगे की ओर जाती, लेकिन माइनस आई इसका मतलब ये है कि वो पीछे की ओर जाके काम करेगी, यानी गोली चलाते तो वो एकदम पीछे की तरफ चला जाता है, उस तरीके से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आएगा तरंग, ये जो कि हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगेगा। अब हम पढ़ेंगे तरंग के बारे में, जैसे कि ना जब ऊर्जा का संचरण, दोलन, कंपन, उतार चढ़ाव किस रूप से होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जो चेंजमेंट होती है ना तरंग का, वो किस प्रकार से होती है, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट होता है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करें। थैंक यू। एंड हाँ, और ई बुक को परचेज करने के बारे में जरूर सोचें, कुछ डाउट होता है तो कॉल करें, क्योंकि आपको देखो आपके हर पेज के नंबर लिखे हुए हैं, आपको नंबर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको ये बताना है कि आपको कौन सी ई बुक चाहिए, क्योंकि आपको कौन सा, तो आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा अच्छा है, जो वीक होता है उसकी ई बुक को परचेज जरूर करना। थैंक यू।